हाउ आर यू। आज है 5 अगस्त 2020। आज का एडिटोरियल एनालिसिस आपके सामने है। देखिए, न्यूज़ एनालिसिस हमने होल्ड किया है। उसका बेसिक रीज़न है कि न्यूज़ एनालिसिस के लिए एक स्पेशल लेक्चर लाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी बहुत जल्दी उसे भी हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी कल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो सेलेक्ट हुए, और उनके लिए जो नहीं सेलेक्ट हुए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो शय क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। देखिए, आपने ट्राई किया, आप इंटरव्यू तक हो के आए हैं, तो आप में कोई कमी नहीं है। आपकी मेहनत थोड़ी कम होगी, आप और मेहनत बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके 4 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुए हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, 6 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुए हैं। कई ऐसे हैं जो फेलियोर के बाद सक्सेस पाए हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप बहुत सही पाथ पर हैं। अपनी पाथ को मत छोड़िए, डिसअपॉइंट मत होइए, मेहनत करते रहिए। आप सेलेक्ट आज नहीं तो कल जरूर होंगे। आइए एडिटोरियल सेक्शन को समझते हैं। कौन कौन से एडिटोरियल है जो आज हमें देखने और समझने हैं बेटा। एडिटोरियल में अगर बात करेंगे, ये वाला एडिटोरियल और ये वाला और ये 3 एडिटोरियल जो हैं, ये तीनों बेटा जुड़े हुए हैं JNK से। JNK आर्टिकल 370 एंड 35A से। ये जो है, ये आपका बेटा ट्रम्प भाई साहब से रिलेटेड एडिटोरियल है। इसमें ट्रम्प भाई साहब के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। ट्रम्प जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया और कैसे किया, उसके बारे में इसमें सारी डिटेल दी गई है। तो ट्रम्प का जो वीज़ा पॉलिसीज़ है, उससे रिलेटेड सारी बातें इसमें सामने रहेंगी, वो हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद जो अगला एडिटोरियल है, वो 3 लैंग्वेज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ने जो अपना 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया है, उससे रिलेटेड है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी मस्ट कर दी गई है, इंग्लिश के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। अयोध्या, आज राम मंदिर में भूमि पूजन है, तो उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल और कार्टून दोनों है। और ये महात्मा गांधी का एडिटोरियल है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। जो इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक वॉर होने के बाद, न्यूक अटैक होने के बाद जो उन्होंने बोला था, उससे रिलेटेड है। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। आज हमें इतने एडिटोरियल सेक्शन समझने और करने हैं बेटा, तो हम इस पर फोकस करेंगे ताकि इसको हम प्रॉपरली कर पाएँ और समझ पाएँ। आइए बिना देरी के अपने एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो ट्रम्प भाई साहब पर है, जो इन्होंने मोर ऑफ द सेम, जो एडिटोरियल में इन्होंने वीज़ाज पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करने की बात कही थी, उस पर है। देखिए, इसको समझने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। पहला वीज़ा होता है H1B वीज़ा बेटा। ये जो है स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, और स्किल्ड वर्कर में IT सेक्शन भी आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेक्नोलॉजिकली हमारे वर्कर्स बहुत स्किल्ड हैं। और टर्शरी सेक्टर हमारा बहुत बड़ा काम इसीलिए करता है क्योंकि हमें फॉरेन में भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, ये जो है इसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाते थे। इसके बाद दूसरा H2B वीज़ा होता है, सीजनल वर्कर के लिए बेटा वीज़ा होता है। इसके बाद L1 वीज़ा होता है, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा होता है। मान लीजिए विप्रो यहाँ काम कर रही है और US में भी उसका ऑफिस है, या टाटा कंसल्टेंसी का US में ऑफिस है, तो इंडियंस को वहाँ भेजना, या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और फेसबुक के ऑफिस इंडिया में, US को इंडिया में और इंडियंस को US में भेजना, ये होता है। J1 वीज़ा जो होता है, ये बेटा स्टडी जो वर्क स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको वर्क स्टडी करने का ऑप्शन मिलता है, उससे होता है। और H4 वीज़ा जो होता है, जो H1B वीज़ा लेते हैं उन पर डिपेंडेंट लोगों के लिए वीज़ा दिया जाता है। तो H1B वीज़ा और H4 वीज़ा के बारे में बात की गई है, इसको भी होल्ड किया जा रहा है। तो कई सारे वीज़ाज होल्ड किए जा रहे हैं। US में क्या होता है, जब कोई H1B वीज़ा पाता है, उसके बाद बेटा ये लोग क्या करते हैं, ये सीधे जाते हैं H4 वीज़ा पे और फिर ग्रीन कार्ड के लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो मोदी का क्या, ट्रम्प का कहना है कि ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड इन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर कर रखी हैं। इसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 3 एडिटोरियल है, इनके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, 5 अगस्त को जब ये बात हुई थी कि अब हम कंट्री में एक आर्टिकल 370 जो बहुत शूल की तरह चुभता था, उसको बंद करने जा रहे हैं, तो हम एक पॉजिटिव वेज इसे मान रहे थे। बट ये डेमोक्रेटिक मैनर में नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं आपकी डिक्टेटरशिप को दिखाता था। तो ये आपने कर लिया, 370 आपने रिमूव कर दिया, और पहली बार स्टेट्स को 2 UTs में कन्वर्ट कर दिया। इंडियन डेमोक्रेसी में पहली बार हुआ था कि स्टेट्स को UTs में कन्वर्ट किया गया था। इसके बाद हमने सोचा कि 5 अगस्त से कुछ दिनों बाद चीज़ें वहाँ पे लाइन अप हो जाएंगी। इन्होंने कहा उस स्टेट को हम स्टेबल कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, पब्लिक खुश रहेगी, इकनॉमी बढ़ेगी। बट 5 अगस्त से अगला 5 अगस्त आ गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी भी कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर डिटेंशन में हैं, कई सारे हाउस अरेस्ट हैं, कई सारी कंडीशन अभी भी मिसरेबल है, नेट वहाँ खुल नहीं रहा, सर्विसेज वहाँ होल्ड हैं, ये सारी चीज़ें आज भी वहाँ एज इट इज़ चल रही है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई, डिटेंशन नहीं हटाया गया, कुछ नहीं किया गया,
आज की डेट में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी जेल में हैं। उसके बाद 370 और 35 पे हटाया गया। 370 हटाने के बाद वो नॉर्मल अदर स्टेट्स की तरह हो गया। 35 पे हटाने के बाद वहाँ पे लैंड पोजीशन और ऑल होने के लिए सारी कंट्री एलिजिबल हो गई, बट आज तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी कि लैंड पोजीशन मिले। अभी धीरे धीरे उसे खोला जाएगा। एक साल में क्या डेवलपमेंट है उसे देखना है। तो आज पहली ज़रूरत है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए, और JNK के लोगों पर ट्रस्ट आ रहा है। हम लोगों को ट्रस्ट हो उन पर और उनको हम पर कि वो इंडियंस हैं, तभी वो यहाँ रुक पाएंगे। अगर आप उनको एकदम अलग मास केयर की तरह देखेंगे और उसको पूरे मासेस को बिल्कुल अलग रखेंगे, मास केयर सॉरी गलत वर्ड था, अगर उन मासेस को एकदम अलग रखेंगे, आम जनता से मिलाएंगे नहीं, इंडियन सिटीजन मानेंगे नहीं, उनसे हेटरेट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है चीज़ें नहीं इंप्रूव होंगी। उन्हें इंडिया की मेन स्ट्रीम में मिलाने की कोशिश करें, डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ाएं। गांधी की मीनिंग ऑफ साइलेंस अगर बात करें तो जब हिरोशिमा नागासाकी पे बेटा न्यूक वॉर हुई थी, तो उस न्यूक अटैक को 6 और 9 अगस्त को हुई थी। इस न्यूक के बाद सारी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही थी, पर महात्मा गांधी इस टाइम पे कुछ नहीं बोले और काफ़ी लोग मरे थे। इसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा था। तो कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने जापान के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने कहा कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है या मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँ और किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट पड़े। तो उन्होंने कहा मेरे लिए बेटर है कि मैं साइलेंस को ही रखूँ और साइलेंट रहूँ। तो उन्होंने साइलेंस को एक्सेप्ट किया था, उसे इन्हेंस किया था, उस पर एडिटोरियल था। तो इन्होंने कहा कि भैया शांत रहना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आज भी है कि अगर आप किसी चीज़ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपके उस स्टेटमेंट से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे स्टेटमेंट आपको देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया था महात्मा गांधी द्वारा। इससे आज भी हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ ने क्या किया है बेटा, 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए हैं। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है, आप एक अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, एक इंग्लिश को और एक हिंदी को, ये 3 मैंडेटरी कर देंगे। अभी क्या हुआ था जैसे तमिल है तो तमिल और इंग्लिश चलाते थे, हिंदी मैंडेटरी नहीं थी, और ज़बरदस्ती भी अगर कोई चाहता था सीखना तो भी नहीं सिखाते थे। इनका कहना है इंग्लिश में जॉब मिल जाती है, इंडिया फॉरेन हर जगह, हिंदी में क्या मिलता है। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज की बात करें, चाइनीज़ लैंग्वेज इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हुई है, इस पर फ़ायदा होता है तो लोग पढ़ना चाहते हैं, पर हिंदी इतना रिकॉग्निशन नहीं पाई है। हमारी इकनॉमी भी इतनी बूस्ट नहीं है, हिंदी पढ़ने वालों को जॉब भी जल्दी नहीं मिलती। इवन सिविल सर्विसेज में भी आप देखिए तो हिंदी स्पीकिंग लोग थोड़ा ह्यूमिलेट फील करते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम हिंदी स्पीकर हैं और हमारी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में सिलेक्शन अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ एक है। तो हिंदी को अभी हम उस तरह प्रमोट नहीं कर पाए, तो आज ये है कि इसे मस्ट लैंग्वेज बनाया जा रहा है पॉलिसीज़ में, और इसको भी स्टार्ट किया गया है बोलना और सीखना। तो उससे रिलेटेड एडिटोरियल है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेसन्स फॉर मीडिएटिंग अयोध्या। देखिए यहाँ पर 3 मेंबर्स मीडिएशन कमेटी बनाई गई थी अयोध्या बाबरी मस्जिद केस में। ऑल पार्टीज एग्रीमेंट रीच हुआ था, इन सब की सारी चीज़ें सरेंडर की गई थी, सब सबमिट की गई रिपोर्ट्स। उसके बाद फाइनल जजमेंट आया था। उस फाइनल जजमेंट में हमने सबको हेल्प की और सबकी मदद की। हमने बाबरी के इशू को भी ख़त्म नहीं किया, हमने बाबरी के लिए एक स्पेशल लैंड दिया और उसको मस्जिद ट्रस्ट को दिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। निर्मोही अखाड़े को भी हमने इनसे दूर किया, उसको भी मंदिर नहीं दिया। राम मंदिर का हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसके थ्रू इसका पूरा काम किया, उसमें सारे मेंबर्स डाले गए, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव की गई। कल मैं एक शॉकिंग चीज़ देख रहा था, जो राम मंदिर जन्मभूमि है जहाँ इनका गर्भस्थान है, वहाँ से एक स्वयंभू मूर्ति निकली थी। वो मूर्ति आज नहीं है, जो आज मंदिर में मूर्ति रखी जा रही है, और अयोध्या के किंग हैं मिश्रा साहब, उनसे रिलेटेड है, मिश्र जी हैं उनसे रिलेटेड है, उनके घर से आई थी। और जब ये ताबूत आपका तोड़ा गया था, बाबरी गुम्बद ढाया गया था, उससे पहले मंदिर से मूर्ति निकाली गई थी। फिर वहाँ आनंद फानू ने मंदिर बना के जब मूर्ति रखने की बारी आई थी तो मूर्ति नहीं मिली थी, तो मूर्ति ये राम मंदिर में ही रखने के लिए आई थी। तो ये मूर्ति राजा के घर से आई थी, उसे रखा गया है। दूसरा जो मूर्ति खोई थी वो भी मूर्ति रियल मूर्ति नहीं है, 1949 में वो मूर्ति गर्भगृह में रखी गई थी। तो जाहिर सी बात है ये बाबरी इशू बहुत दिनों से चल रहा है। जब बाबर आए थे उन्होंने 1528 में जाके इसको तोड़ा और वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। तब से बाबरी मस्जिद का काम चल रहा था और ये इश्यूज तब से वहाँ पर चल रहे थे। तो बाबरी मस्जिद का इशू तब से था। उसके बाद राम मंदिर के इश्यूज चलते रहे। फिर 1991 आया, उस टाइम पर 1991-92 में बाबरी मस्जिद का गुम्बद तोड़ा गया। उससे पहले राजीव गांधी ने परमिशन दे दी थी राम मंदिर में गर्भस्थान रखने के लिए, बाबरी मस्जिद के अंदर वहाँ पे पूजा की परमिशन दे दी गई थी। तो चीज़ें धीरे धीरे चलती रही। फिर अडवाणी साहब आए, अडवाणी ने इसके लिए बहुत सारे काम किए, रथ यात्रा निकाली, और बीजेपी के हर एक एजेंडा में राम मंदिर रहा हमेशा। राम मंदिर के वर्डिक्ट्स हिस्टोरिकल रही, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला दे दिया लास्ट ईयर, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा इसका, और ये डिसीज़न आया कि अब मंदिर का निर्माण होगा। बट फिर कोविड-19 के स्प्रेड के चक्कर में मंदिर की भूमि पूजन रुकती चली गई। आज कोविड-19 बढ़ रहा है, उसके बाद भी इसकी भूमि पूजन को हम पॉजिटिव मैनर में लेके चल रहे हैं, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आज इसको बढ़ाया जा रहा है और इसको करने के लिए पॉजिटिव है हम लोग। आज भी कई स्ट्रीम में जैसे मुस्लिम कम्युनिटी वो आज भी कह रही है, ओवैसी साहब एंड ऑल ये भी कह रहे हैं कि भैया भूमि पूजन का सही समय नहीं, कोविड-19 को पहले देखो या राम मंदिर पहले बनाओगे, पहले कोविड-19 देखिए। वैसे ही ठाकरे साहब ने भी बोला कि वर्चुअल ही भूमि पूजन होना चाहिए, बट इसके भी अगेंस्ट लोग खड़े रहे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो और इश्यूज़ इसके सामने आए। इसके सामने ये इश्यूज़ है कि जो कट्टरपंथी हिंदू है उन्होंने भी कहा कि भूमि पूजन का ये समय सही नहीं है, भगवान इस टाइम पे सही नहीं रहते, सो रहे होते इस टाइम पे, भादों में आपको ये काम नहीं करना चाहिए, कई सारे इश्यूज़ थे। इसके बाद जो भीमसेना है उसके अलग वर्च्यूज़ हैं, पर इस टाइम पे रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स जीतती हुई दिखी और राम मंदिर की पूजा पॉजिटिव मैनर में चल रही है। तो एक पॉजिटिव साइन है, इसको हमें देखना है और समझना है। एडिटोरियल सेक्शन में बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट आज की डेट में रख रहा था, और कुछ ऐसा है नहीं एडिटोरियल सेक्शन में जो आपको मुझे समझाना पढ़ाना हो। आज का क्वेश्चन है, रीजन फॉर रिजेक्टिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला एडवोकेटेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बाय साउथ इंडिया, साउथ इंडियन स्टेट्स, कमेंट एंड एनालाइज। आप बताइए कि भाई साउथ इंडिया 3 लैंग्वेज फार्मूला को क्यों रिजेक्ट करता है। हिंदी की इतनी पहुंच नहीं है या हिंदी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है कि उसको रिजेक्ट करना उनके लिए ईजी पड़ जाता है। तो इससे रिलेटेड एडिटोरियल है, इसको आप एक बार पढ़िएगा और करिएगा और इस पर कमेंट करके आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी इशू है डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।